हाल ही में इंडिया का बजट अनाउंसमेंट हुआ एंड उसमें मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स के लिए एक बड़ी रिलीफ अनाउंस की गई। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने 12 लाख रुपीस तक की इनकम पे इफेक्टिवली जीरो टैक्स कर दिया। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. एंड इस न्यूज का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया के कंज्यूमर स्पेस पे, स्पेशली QSR स्पेस पे। एंड ऐसे ही एक कंपनी जिसको इस न्यूज से पोटेंशियली बेनिफिट मिल सकता है इज देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड या DIL। ये वही कंपनी है जो इंडिया में पिज्जा हट एंड KFC जैसे ब्रांड्स की फ्रेंचाइजी आउटलेट्स चलाती है और आज से नहीं, लेट 90s से ये कंपनी इसी स्पेस में है। तो हमने सोचा क्यों ना देवयानी इंटरनेशनल में थोड़ा डीप डाइव किया जाए। रिसर्च करते हुए पता चला कि पिछले कुछ 3-4 सालों में कंपनी में काफ़ी कुछ हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2020 यानी कोविड ईयर के बाद से देवयानी ने अपने तीनों को ब्रांड्स KFC, पिज्जा हट और कोस्टा कॉफी के स्टोर्स बहुत स्पीड से ओपन किए हैं। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ये कंपनी इंटरनेशनल मार्केट्स में भी एक्सपैंड कर रही है। जैसे जैन 2024 में देवयानी इंटरनेशनल ने थाईलैंड में एक साथ 200+ KFC स्टोर्स का कंट्रोल ले लिया था। एंड सिर्फ ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन नहीं, देवयानी अपना ब्रांड पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई कर रहा है। नवंबर 2024 में देवयानी ने 3 नए इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ मास्टर फ्रेंचाइजी साइन किया है। ये ब्रांड्स मलेशिया, कनाडा एंड सिंगापुर से हैं और इनके आउटलेट्स को इंडिया में भी खोला जाएगा। तो अब सवाल ये है कि 90s से कंसिस्टेंटली और पेशेंटली ग्रो करने वाला देवयानी इंटरनेशनल इतने अग्रेसिव मूव्स क्यों ले रहा है, क्यों वो इंटरनेशनली डाइवर्सिफाई कर रहा है और इतने सालों के बाद अभी नए QSR ब्रांड्स क्यों लॉन्च कर रहा है। क्या करंट ब्रांड्स का ग्रोथ लिमिटेड है? दोस्तों, यही सारे क्वेश्चंस हम आज के वीडियो में आंसर करेंगे एंड साथ ही साथ इंडिया के QSR लैंडस्केप को भी थोड़ा समझेंगे। वीडियो को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1, देवयानी इंटरनेशनल की लेगेसी क्या है, कैसे देवयानी ने एक इंटरनेशनल कंपनी यम ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप क्रैक किया। पार्ट 2, देवयानी इंटरनेशनल की ग्रोथ स्टोरी क्या है, वो क्या फैक्टर्स हैं जिससे उन्होंने अपने बिजनेस को इतने अच्छे से ग्रो किया है और वो अपने फ्यूचर में ग्रो करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट कर रहे हैं। एंड पार्ट 3, देवयानी इंटरनेशनल के ग्रोथ स्टोरी में मेजर हिकअप्स क्या हो सकते हैं, रोड ब्लॉक्स क्या हो सकते हैं। इससे हमें उनके नंबर्स और स्ट्रैटेजी तो समझ आएंगे ही साथ थोड़ा कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप का भी आइडिया लग जाएगा। वीडियो में बहुत सारे इनसाइट्स हैं, कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट्स एंड एनुअल रिपोर्ट्स के स्क्रीनशॉट्स हैं, तो आप लास्ट तक बने रहना। चलो शुरू करते हैं। आज पिज्जा हट और KFC को हर कोई जानता है, बट जब ये ब्रांड्स पहली बार इंडिया में आए तब माहौल काफी अलग था। उस टाइम पे ये ब्रांड्स पेप्सी ओन करती थी। 1995 में पेप्सी ने बैंगलोर में KFC का पहला आउटलेट खोला, लेकिन स्टार्टिंग से ही उनको काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। KFC पर एक्यूजेशंस लगने लगे कि ये फार्मर्स की इनकम को इम्पैक्ट करेंगे, हाई MSG यूज करते हैं, पिग फैट में कुक करते हैं और फ्राई करते हैं। ये सारे अफवाह इंडिया में फैलने लगे। इतना ही नहीं, लोगों ने मिलकर आउटलेट को डैमेज करने की भी कोशिश की। फिर KFC ने दिल्ली में एक और आउटलेट खोला, लेकिन वहां भी उनका सर्वाइव करना मुश्किल हो गया। कम रेवेन्यूज की वजह से उन्हें अपना इंडिया KFC बिजनेस बंद करना पड़ गया, लेकिन पेप्सी ने हिम्मत नहीं हारी। 1996 में उन्होंने बैंगलोर में पिज्जा हट लॉन्च किया। इस बार कहानी थोड़ी अलग थी। जहां KFC अपने आउटलेट्स बंद कर रहा था, वहीं पिज्जा हट अपने आउटलेट्स डबल करने की बात कर रहे थे। कुछ ही महीनों में उनका स्टोर काउंट 13 से 25 ले जाने का प्लान था। इस दौरान पेप्सी के ग्लोबल ऑपरेशंस में इश्यूज आने लगे। उन्होंने रियलाइज किया कि स्नैक्स और फास्ट फूड बिजनेस अलग है, इस बिजनेस को बेवरेज बिजनेस के साथ रखना मुश्किल हो रहा था एंड वैल्यू अनलॉक करने की भी प्रॉब्लम्स आ रही थी। बहुत प्रॉब्लमैटिक लग रहा था सिचुएशन। तो 1997 में पेप्सी ने पिज्जा हट, KFC और टाको बेल जैसे ब्रांड्स को डिमर्ज कर दिया। ये ब्रांड्स मिलकर ट्राइकॉन ग्लोबल रेस्टोरेंट्स बन गए, जिसे आज की डेट में हम यम ब्रांड्स के नाम से जानते हैं। यम ब्रांड्स भी एक लिस्टेड कंपनी है, US मार्केट्स में भी यम ब्रांड्स लिस्टेड है। इंडिया में ट्राइकॉन की इंडिया सब्सिडरी इन तीनों ब्रांड्स को मैनेज करने लगी। बट जब सेम ही कंपनी इन ब्रांड्स को हैंडल कर रही थी, तो KFC और पिज्जा हट के आउटकम्स इतने डिफरेंट क्यों थे? फ्रेंचाइजी मॉडल इज द आंसर। पंकज बात्रा, जो उस टाइम ट्राइकॉन इंडिया के सीनियर मार्केटिंग मैनेजर थे, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया, फ्रेंचाइजीज डू अ बेटर जॉब ऑफ रनिंग एन आउटलेट सिंस दे हैव लोअर ओवरहेड्स। ग्लोबली ट्राइकॉन भी यही स्ट्रैटेजी फॉलो कर रही थी। उनके 30,000 आउटलेट्स में से सिर्फ 20% कंपनी ओन्ड थे। इंडिया में भी फ्रेंचाइजी स्ट्रैटेजी के कारण KFC और पिज्जा हट के आउटकम्स डिफरेंट थे। KFC के सारे आउटलेट्स कंपनी ओन्ड थे, पिज्जा हट ऑन द अदर हैंड फ्रेंचाइजी मॉडल पे चल रहा था। और पिज्जा हट के फ्रेंचाइजी बिजनेस को संभालने वाली एक इंपॉर्टेंट कंपनी थी देवयानी इंटरनेशनल।
इस कंपनी के प्रमोटर हैं रविकांत जयपुरिया, जो वरुण बेवरेजेस के भी प्रमोटर हैं। जयपुरिया फैमिली ने 1991 में पेप्सी की बॉटलिंग यूनिट शुरू की थी और रविकांत जयपुरिया को ये फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी पेप्सी के थ्रू ही मिली। पेप्सी इंडिया के रेस्टोरेंट बिजनेस हैंडल करने वाले संदीप कोहली ने रविकांत जयपुरिया को फ्रेंचाइजी ऑफर की। उन्होंने भी ये अपॉर्चुनिटी हाथ से नहीं जाने दी। 1997 में उन्होंने जयपुर में अपना पहला पिज्जा हट आउटलेट खोला। पिज्जा हट के फ्रेंचाइजी मॉडल के सक्सेस को देखकर यम ब्रांड्स केएफसी को रीलॉन्च करने के लिए रेडी हो गया। देवयानी इंटरनेशनल को भी केएफसी का फ्रेंचाइजी ऑपरेट करने का चांस मिल गया। 2004 में उन्होंने कोलकाता में अपना पहला केएफसी आउटलेट खोला और यहीं से देवयानी इंटरनेशनल की ग्रोथ स्टोरी शुरू हुई। आप में से बहुत लोग सफायर फूड्स के बारे में भी जानते होंगे कि ये भी एक लिस्टेड कंपनी है जो इंडिया में केएफसी और पिज्जा हट ब्रांड्स चलाता है। बट ये कंपनी 2014 से पिक्चर में आई। उसके पहले देवयानी इंटरनेशनल ही मेजर फ्रेंचाइजी पार्टनर था। आज के दिन देवयानी इंटरनेशनल के इंडिया में 640 प्लस केएफसी स्टोर्स हैं एंड 590 प्लस पिज्जा हट स्टोर्स हैं। इंडिया में ये इतने ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं कि 262 सिटीज़ में आपको केएफसी या पिज्जा हट मिल ही जाएगा। इनफैक्ट इनके 52% आउटलेट्स तो नॉन मेट्रो सिटीज़ में हैं। एंड सिर्फ स्टोर काउंट्स ही नहीं, देवयानी के रेवेन्यूज और प्रॉफिटेबिलिटी भी ओवर द इयर्स काफ़ी इंप्रूव हुए हैं। फाइनेंशियल ईयर 2017 से लेकर फाइनेंशियल ईयर 2024 के बीच में रेवेन्यू 3.4 टाइम्स हो गया है, EBITDA 17.6 टाइम्स हो गया है और लास्ट 3 इयर्स में पैट मोस्टली नेगेटिव से मोस्टली पॉजिटिव हो गया है। बट देवयानी इंटरनेशनल की ग्रोथ स्टोरी इतनी आसान नहीं थी। इस सक्सेस के पीछे 3 स्पेशल इंग्रेडिएंट्स थे और तीनों इंग्रेडिएंट्स या तीनों रीजंस को एक एक करके समझते हैं। रीजन 1, रिवैम्पिंग ऑफ स्टोर फॉर्मेट्स। इंटरनेशनली पिज्जा हट के सक्सेस का एक मेजर रीजन उनका प्रीमियम डाइनिंग एक्सपीरियंस रहा है। इंडिया में भी उन्होंने वही रेप्लिकेट करना चाहा, लेकिन इंडिया का पिज्जा मार्केट डिलीवरी की तरफ शिफ्ट होने लगा थैंक्स टू डोमिनोज। सिर्फ पिज्जा हट ही नहीं, केएफसी के स्टोर्स भी बड़े और स्पेशियस थे, लेकिन जितने बड़े स्टोर्स उतने ज्यादा रेंटल और मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। ये तभी वर्थ इट होता जब ज्यादा लोग डाइन इन के लिए आते। लेकिन अगर मार्केट डिलीवरी फोकस्ड हो रहा है तो स्टोर साइज कम करके प्रॉफिट इंप्रूव करना बेटर डिसीजन हो सकता है। शायद इसीलिए देवयानी इंटरनेशनल ने अपने स्टोर्स को रीसाइज करने का डिसीजन लिया। उनके फाइनेंशियल ईयर 2022 के Q3 के कॉनकॉल ट्रांसक्रिप्ट से कोट करूं तो these delivery focused stores have better unit economics than a typical dine-in focused store. Going forward, most of our new stores will be delivery focused, which should support the improvement in the overall unit economics of the brand. From 3,000 square feet, 150 seats, we are closer to 60 to 70 seats in KFC, and in Pizza Hut from 120, we are closer to 40 seats now. तो बेसिकली पिज्जा हट का साइज 1/3 हो गया है। इस रीसाइजिंग के बाद भी उनके एवरेज डेली सेल्स पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा। केएफसी का एवरेज डेली सेल्स पर स्टोर फाइनेंशियल ईयर 2022 में 1,13,000 रुपीज था और रीसाइजिंग के बाद घटने की जगह वो बढ़ के 1,17,000 रुपीज हो गया। पिज्जा हट का एवरेज डेली सेल्स भी लगभग अनचेंज्ड ही रहा, 43,000 रुपीज से घटकर 42,000 रुपीज हो गया। केएफसी के केस में तो टाइमिंग भी सही था। QSR ब्रांड्स की लिस्ट में केएफसी ने प्री और पोस्ट कोविड सबसे ज्यादा डिलीवरी शेयर ग्रोथ नोट किया है और पिज्जा हट में तो देवयानी इंटरनेशनल के पास एक स्पेशल एज है। उनके पास तमिलनाडु को छोड़ के थ्रू आउट इंडिया डिलीवरी ओनली स्टोर्स खोलने के राइट्स हैं। इससे वो चेंजिंग कस्टमर प्रेफरेंसेस के हिसाब से अपना मॉडल अलाइन कर पा रहे हैं। इन एफर्ट्स के कारण देवयानी इंटरनेशनल के स्टोर इकोनॉमिक्स और एवरेज स्टोर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंप्रूव हुआ है। एम्बिट कैपिटल के जुलाई 2024 के रिपोर्ट के हिसाब से केएफसी का एवरेज स्टोर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11% से इंप्रूव होके 32% हो गया है एंड पिज्जा हट का एवरेज स्टोर ROCE 8% से इंप्रूव होके 20% हो गया है। देवयानी ने सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव नहीं की बल्कि उनके रेवेन्यूज भी कंसिस्टेंटली ग्रो करते गए एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द सेकेंड रीजन, स्टोर एक्सपेंशन। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए या तो आप एग्जिस्टिंग कस्टमर को ज्यादा सेल कर सकते हो या फिर न्यू कस्टमर्स ढूंढ सकते हो, लेकिन स्टोर्स की रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी की भी एक लिमिट होती है जिसके बियॉन्ड ग्रो करना मुश्किल होता है। इसी वजह से QSR ब्रांड्स नए स्टोर्स खोलते रहते हैं और देवयानी और यम ब्रांड्स के अग्रीमेंट्स के हिसाब से देवयानी को हर साल एक फिक्स नंबर ऑफ स्टोर्स खोलने ही होते हैं। बट देवयानी एक लौती कंपनी नहीं है जिसके पास KFC और पिज्जा हट के राइट्स हैं। 2015 में यम ब्रांड्स ने अपना इंडिया बिजनेस रीऑर्गेनाइज किया। तब KFC और पिज्जा हट के इंडिया मार्केट में काफी छोटे छोटे फ्रेंचाइजी ओनर्स थे। बेटर कंट्रोल के लिए यम ब्रांड्स ने 4 प्राइवेट इक्विटी फंड्स का कंसोर्शियम बनाकर सफायर फूड्स नाम की कंपनी फ्लोट करवाई। इन 4 फंड्स ने 750 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट किए और लगभग 300 KFC और पिज्जा हट स्टोर्स का कंट्रोल यम और छोटे फ्रेंचाइजीज से ले लिया।
As per a Mint article, the move split Yum Brands India business, managing over 800 restaurants across KFC and Pizza Hut brands, into 3 units. Gurgaon-based Ravi Jaipuria owned RJ Corp with close to 300 restaurants, about 150 restaurants directly with Yum restaurants, and over 300 with the new entity Sapphire Foods. इस reorganization का थोड़ा फायदा देवयानी इंटरनेशनल को भी मिला। तब यम की स्ट्रैटेजी थी कि वो KFC और टाको बेल को खुद के कंट्रोल में रखेंगे और पिज्जा हट को फ्रेंचाइजीज के थ्रू ऑपरेट करेंगे। इसी वजह से 2015 में देवयानी ने यम ब्रांड से पिज्जा हट के सदर्न और वेस्टर्न इंडिया के डिलीवरी आउटलेट्स अक्वायर किए। देवयानी के CEO विराग जोशी भी इस स्ट्रैटेजी से कंटेंट थे। देयर पेशेंस एंड कंटेंटमेंट पेड ऑफ इन द लॉन्ग रन, बिकॉज 2019-20 में यम ब्रांड्स की स्ट्रैटेजी फिर से चेंज हुई और उन्होंने 74 KFC आउटलेट्स देवयानी को सेल कर दिए। अपने खुद के स्टोर्स खोलने के साथ साथ देवयानी को इनऑर्गेनिक एक्सपेंशन का भी चांस मिला और ये अपॉर्चुनिटी देवयानी को सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी मिला। जनवरी 2024 में उन्होंने एक थाईलैंड के फ्रेंचाइजी से KFC बिजनेस अक्वायर किया, जिससे उनको एक साथ 283 स्टोर्स का कंट्रोल मिल गया। टू कोट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 23-24 Q3 कॉन कॉल, KFC is a market leader in that country with close to almost 1,000 plus stores. McDonald's, which is a distant number 2 at about 25 to 30% of the store count, on an overall basis, it was a great valuation. थाईलैंड एक डेवलपिंग नेशन है, तो वहाँ KFC का ग्रोथ पोटेंशियल भी प्रॉमिसिंग है और स्ट्रेटेजिकली भी ये देवयानी इंटरनेशनल के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक दूसरे कंट्री में एक्सपैंड करना उनके पोजीशन को हेज कर देता है। थाईलैंड में एक्सपैंड करने के पहले देवयानी इंटरनेशनल नाइजीरिया और नेपाल में ऑपरेट कर रहा था। एक्विजिशन के पहले फाइनेंशियल ईयर 23 में रेवेन्यू का बस 7.45% इंटरनेशनल बिजनेस से था, बट फाइनेंशियल ईयर 25 के फर्स्ट हाफ के रेवेन्यू का 32% अब इंटरनेशनल बिजनेस से आता है। पर स्टोर फॉर्मेट चेंज करना, नए स्टोर्स अक्वायर करना, ये सब तो बाद की बात होती है। अगर कस्टमर्स ब्रांड या फूड को ही नहीं जानते, फूड कैटेगरी को ही नहीं जानते या एक्सेप्ट करते, तो सब फेल है। ब्रांड बिल्डिंग इज द बेड रॉक ऑफ अ QSR ब्रांड और उसके लिए देवयानी इंटरनेशनल को यम का सपोर्ट मिला एंड दिस इज द थर्ड रीजन। 2012 तक यम मोस्टली फ्रेंचाइजी मॉडल पे ऑपरेट कर रहा था, रिलाई कर रहा था, पर उसके बाद उन्होंने अपना ट्रैक चेंज किया। यम ने खुद भी स्टोर एक्सपेंशन में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। इसको उन्होंने इक्विटी लीडरशिप कहा। इक्विटी इन्वेस्टमेंट ब्रांड बिल्डिंग, मार्केटिंग, पीपल कैपेबिलिटीज, बैकअप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, ये सब में हेल्प करता है। इससे फ्रेंचाइजी पे से प्रेशर कम हो जाता है। यम इंटरनेशनल के VP फाइनेंस ने 2013 में एक इंटरव्यू में कहा, इवन इन मार्केट्स वेयर वी हैव लोकल फ्रेंचाइजीज, फॉर इंस्टेंस इन इंडिया, our equity investment was the catalyst for exponential growth in our KFC brand. In our experience, a local partner will often be looking to make a return very quickly, and that doesn't always work in the emerging world where the economics can be challenging and you first need to establish your brand. And by brand, they mean trust. प्लस उन दिनों KFC या पिज्जा हट के स्टोर को सेटअप करने के लिए 2 to 3 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट लगता था और इन्वेस्टमेंट में पॉजिटिव रिटर्न देखने के लिए 3 to 4 इयर्स लगते थे। ऐसे में यम का सपोर्ट फास्ट एक्सपेंशन के लिए नीडेड भी था। साथ ही साथ कुछ FDI के नॉर्म्स को भी मीट करना कंपलसरी था। सो इन सबको देखते हुए यम ने अराउंड $100 million यानी 600 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किया ओवर 3 to 4 इयर्स। इन एफर्ट्स का सबसे ज्यादा फायदा KFC ब्रांड को मिला और इवेंचुअली देवयानी इंटरनेशनल को। जैसे ही KFC में मोमेंटम आया, यम ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी। 2020 में काफी स्टोर्स उन्होंने देवयानी को सेल कर दिए और 2021 के बाद देवयानी का रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी प्रोफाइल दोनों चेंज होने लगे। ये देखो कैसे 2017-18 तक देवयानी इंटरनेशनल के इंडिया में 60% स्टोर्स पिज्जा हट के ही थे। 2021 में ये नंबर गिर के 50% हो गया और 2024 में तो KFC ने पिज्जा हट को ओवरटेक कर दिया। इसीलिए आज के दिन KFC इंडिया देवयानी के रेवेन्यू का 57% कंट्रीब्यूट करता है एंड प्रॉफिट्स का 73%। इंटरेस्टिंग बात बताऊं, पिज्जा हट का ग्रॉस मार्जिन 75% है वर्सेस KFC का ग्रॉस मार्जिन 70%। बट अगर EBITDA देखें तो KFC का EBITDA मार्जिन 19.6% है वर्सेस पिज्जा हट का 7.2%। सो KFC इज क्लियरली लीडिंग द चार्ज एंड देवयानी के लिए ये ग्रोथ का एक बहुत बड़ा ड्राइवर बन गया है। बट वेट, देवयानी की ग्रोथ स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने अपने ग्रोथ प्लान्स को और एक्सेलरेट करने के लिए 3 न्यू इंटरनेशनल QSR ब्रांड्स के साथ फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट भी साइन किए हैं। नंबर 1, टी लाइफ। ये एक मलेशियन ब्रांड है और साउथ ईस्ट एशिया का लार्जेस्ट लाइफस्टाइल टी ब्रांड है। नंबर 2, न्यूयॉर्क फ्राइज। ये एक कैनेडियन QSR चेन है जो फ्रेंच फ्राइज और हॉट डॉग्स में स्पेशलाइज करता है। एंड नंबर 3, सानुक किचन।
ये एक पॉपुलर सिंगापुरियन ब्रांड है जो थाई और एशियन क्विजीन्स में स्पेशलाइज करता है। बट दोस्तों, आप भी यही सोच रहे होगे कि यार जब सब कुछ इतना बढ़िया चल रहा है तो ये देवयानी न्यू ब्रांड्स क्यों लेकर आ रहा है? पुराने ब्रांड्स में तो रूम टू ग्रो होगा, या ये बस ऊपर से लग रहा है? तो देखो, जब हमने भी और डीप डाइव किया तो हमें देवयानी को लेकर 3 कंसर्निंग ट्रेंड्स दिखे। चलिए इनको भी एक एक करके समझते हैं ताकि हमें पूरा एक होलिस्टिक व्यू मिल सके कि भाई ग्रोथ ड्राइवर्स तो ये थे बट कंसर्न्स भी ये हैं। प्रेशर ऑन सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। अगर आप देवयानी के KFC और पिज्जा हट डिविजन्स का रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे तो आपको लगेगा सब नॉर्मल है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कोविड के कारण डीग्रोथ हुआ, बट फाइनेंशियल ईयर 2022 से रिकवरी स्टार्ट हो गई और फाइनेंशियल ईयर 2024 में मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस के कारण स्लो डाउन आ गया। लेकिन जब आप दोनों ब्रांड्स का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देखोगे तो पता पड़ेगा कि सिचुएशन और भी ज्यादा खराब है। रेवेन्यू ग्रोथ न्यू आउटलेट खोलने और अक्वायर करने की वजह से हायर दिख रहा है। इन कंपैरिजन सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का पेस कम हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में तो डी ग्रोथ ही हुआ है। और तो और पिज्जा हट बहुत ही पीछे चल रहा है। एवरेज डेली सेल्स देखो, पिज्जा हट के एवरेज डेली सेल्स में बहुत कुछ चेंज नहीं हुआ है। ये 35,000 रुपीज के अराउंड ही चल रहा है। और अगर इससे डोमिनोज के ADS से कंपेयर करें तो ये अमाउंट काफी कम लगता है। एज पर एम्बिट कैपिटल रिसर्च, जुबिलेंट फूड्स जो डोमिनोज के फ्रेंचाइजीज चलाता है, उनके मेट्रोज में 95,000 रुपीज का ADS है और टियर 3 सिटीज में 75,000 रुपीज का डेली सेल्स है। पिज्जा हट के एफर्ट्स के बाद भी उनके पास सिर्फ 16% मार्केट शेयर है, जबकि डोमिनोज के पास 65% मार्केट शेयर है। जहां डोमिनोज वैल्यू फॉर मनी ऑफर्स पे फोकस कर रहा है, वहां पिज्जा हट अपनी ब्रांड आइडेंटिटी भी एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहा है। लॉन्ग रन में ये देवयानी के लिए एक बड़ा चैलेंज बन सकता है। अब बात करें KFC की, तो फिलहाल KFC का एवरेज डेली सेल्स स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लेकिन चिकन QSR मार्केट में एक न्यू एंट्रेंट आ गया है। पोपोइस को डोमिनोज चलाने वाली जुबिलेंट फूडवर्क्स लेकर आ रही है। उनका एस्टिमेट है कि अगले 2 to 3 इयर्स में पोपोइस का रेवेन्यू 1000 करोड़ क्रॉस कर जाएगा। फॉर कॉन्टेक्स्ट, देवयानी ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में जाके KFC से इतना रेवेन्यू बनाया था। तो पोपोइस का ये अग्रेसिव ग्रोथ KFC के एवरेज डेली सेल्स और सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ पे भी प्रेशर डाल सकता है। सिचुएशन इंप्रूव होगी कि नहीं, पोपोइस के आने से KFC को थ्रेट है कि नहीं, ये समझने के लिए हमने इंटरनेशनल ट्रेंड्स एनालाइज किया एंड यहाँ हमें कंसर्न नंबर 2 समझ आए। यम ब्रांड का इंटरनेशनल परफॉर्मेंस इज अ मिक्स्ड बैग। पिछले 10 सालों में पिज्जा हट के ग्लोबल रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स लगभग सेम ही हैं। KFC के भी रेवेन्यूज ग्रेजुअली डिक्लाइन कर रहे हैं, ऑल्दो प्रॉफिटेबिलिटी उनकी डेफिनेटली इंप्रूव हो रही है। लेकिन एक ब्रांड जो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है वो है टाको बेल। टाको बेल और KFC के रेवेन्यू के बीच में गैप कम हो रहा है इंटरनेशनली, और उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स पिज्जा हट से डबल है। इनफैक्ट यम ब्रांड्स टाको बेल US और KFC इंटरनेशनल को अपना ट्विन ग्रोथ इंजन्स बोलते हैं। उनका फोकस अब इन दोनों ब्रांड्स पे डबल डाउन करना है। तो ये सब देख के यम ब्रांड्स का अभी सबसे प्रॉमिसिंग ब्रांड्स तो टाको बेल लगता है। बट इंटरेस्टिंगली, टाको बेल को इंडिया में लाने के लिए यम ब्रांड्स ने देवयानी इंटरनेशनल को नहीं चूज किया। इंस्टेड 2019 में डाबर के प्रमोटर्स बर्मन हॉस्पिटैलिटी टाको बेल इंडिया के एक्सक्लूसिव मास्टर फ्रेंचाइजी बने। वो 2030 तक इंडिया में 600 टाको बेल स्टोर्स खोलने का टारगेट कर रहे हैं। फॉर कॉन्टेक्स्ट, देवयानी ने इतने KFC स्टोर्स अभी 2024 तक जाके खोले हैं, आफ्टर मोर देन 2 decades ऑफ ऑपरेशंस। अब यम ब्रांड्स का हाईएस्ट ग्रोइंग ब्रांड टाको बेल तो देवयानी के पास है नहीं, बट दे डू हैव KFC एंड एज पर डेटा KFC इंडिया में भी अभी काफी अंडर पेनिट्रेटेड है। यूजुअली लोग नंबर ऑफ स्टोर्स कंट्री के पॉपुलेशन के हिसाब से कंपेयर करते हैं, बट एम्बिट कैपिटल ने नंबर ऑफ स्टोर्स लोगों के परचेजिंग पावर के हिसाब से कंपेयर किया। इससे ब्रांड पेनिट्रेशन का रियल आइडिया लगता है, क्योंकि स्पेंडिंग पावर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है व्हेन यू ओपन सच QSR ब्रांड्स। तो आप टेबल देखो, जहां US में मैकडॉनल्ड्स के 566 स्टोर्स पर USD ट्रिलियन ऑफ GDP हैं, वहीं इंडिया में ये नंबर सिर्फ 48 पे है। सिमिलरली फॉर KFC, जहां US में KFC के 288 स्टोर्स पर USD ट्रिलियन ऑफ GDP हैं, वहीं इंडिया में ये नंबर अभी सिर्फ 85 पे है। ये क्लियरली दिखाता है कि इंडिया में भी अभी भी रूम टू ग्रो है, पोटेंशियल है। एंड इसीलिए शायद पोपोइस के आ जाने से भी KFC के लिए ज्यादा बड़ा थ्रेट नहीं है। ऑफ कोर्स थोड़ा इंपैक्ट आएगा।
ग्रोथ के लिए सफिशिएंट रूम अभी भी दोनों ब्रांड्स के लिए है और चिकन QSR स्पेस में बैरियर टू एंट्री भी हाई है। हाई क्वालिटी चिकन को बल्क में फार्म से सोर्स करना आसान बात नहीं होता है, तो और नए लार्ज स्केल प्लेयर्स आने का थ्रेट भी थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। तो KFC ब्रांड तो सॉर्टेड है, बट क्या देवयानी सॉर्टेड है ओवरऑल लेवल पे? देवयानी के अलावा सफायर फूड्स के पास भी तो KFC और पिज्जा हट के राइट्स हैं। तो इंटरनल कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट कैसा है? यही कंसर्न नंबर 3 है। सफायर कंट्रोल्स द हायर GDP स्टेट्स। एम्बिट कैपिटल के रिसर्च के हिसाब से जहां देवयानी के पास हायर नॉनवेज पॉपुलेशन वाले स्टेट्स हैं, वहीं सफायर के पास हायर GDP वाले स्टेट्स हैं। सफायर वाले स्टेट्स में ऑर्गेनाइज्ड QSR के लिए डिमांड हायर है एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई सफायर का एवरेज डेली सेल्स देवयानी से हायर है। सो देवयानी हैज रूम टू ग्रो ओनली इन अ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। तो अगर मैं ये सब रीजंस को कलेक्टिवली देखूं तो इट मेक सेंस फॉर देवयानी टू ऐड न्यू QSR ब्रांड्स इन इट्स पोर्टफोलियो। यम ब्रांड का हाईएस्ट ग्रोइंग ब्रांड टाको बेल उनके पास है नहीं। KFC में पोटेंशियल बहुत है, बट उसमें पोपोय से थोड़ा थ्रेट है और इंडिया मार्केट उनको सफायर के साथ शेयर करना पड़ रहा है। अब और ग्रो करना है, अपनी पोजीशन हेज करनी है, तो कुछ नया तो करना ही पड़ेगा। और देवयानी के हिसाब से ये न्यू ब्रांड डील्स काफी ल्यूक्रेटिव हैं बिकॉज 2 रीजंस। इनकी रॉयल्टी कॉस्ट KFC और पिज्जा हट से कम है और स्टोर ओपनिंग टारगेट्स भी अग्रेसिव नहीं है, सो दे कैन टेक थिंग्स एट देयर ओन पेस। टू कोट फ्रॉम देयर November 2024 con call, if you go back to when we started the business 25-26 years ago, the categories which are big today were very small categories. We think that these new categories could be the emerging categories for the future. तो दोस्तों, देवयानी इंटरनेशनल के इस अग्रेसिव ग्रोथ को देखने के 2 पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं। फर्स्ट पर्सपेक्टिव, KFC के मैसिव स्केल ने उन्हें बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट दिया है। इस बात का कॉन्फिडेंस कि उन्हें QSR का प्लेबुक समझ आ गया है। इन लर्निंग्स को अच्छे से यूज करके अब वो न्यू ब्रांड्स ग्रो कर सकते हैं। एंड सेकंड पर्सपेक्टिव हो सकता है कि उनका यम ब्रांड्स पे कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। ग्लोबल ट्रेजेक्टरी देख के उनको शायद लग रहा है कि ये ब्रांड्स रेलेवेंस खो देंगे, तो इसीलिए देवयानी अपनी पोजीशन हेज करना चाह रहा है। कोई भी QSR ब्रांड ऐसे भी ग्रो करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इन द गोल्डन वर्ड्स ऑफ रवि जयपुरिया, देयर इज नथिंग क्विक अबाउट QSR, इट्स अ पेशेंस गेम एंड अ लॉन्ग टर्म प्ले। देवयानी अभी ये न्यू ब्रांड स्टार्ट करेंगे एंड धीरे धीरे ये ब्रांड्स भी स्केल कर जाएंगे, यही उनकी उम्मीद है। तो दोस्तों, ये थी देवयानी इंटरनेशनल पे हमारी डिटेल्ड एनालिसिस। हमने इसमें कोशिश की है कि हम डिटेल में कंपनी के बिजनेस के बारे में समझें, उसके नंबर्स एनालाइज करें, कंपटीशन के नंबर्स समझें, मार्केट में क्या चल रहा है वो देखें एंड सब आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में एक्सप्लेन करें। आप हमें बताना इसमें आपको सबसे अच्छा इंसाइट कौन सा लगा, और अगर आपके भी कुछ इंसाइट्स हों तो ज़रूर शेयर करना। आई विल ऑल्सो पर्सनली एनकरेज यू टू रीड कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट्स एंड एनुअल रिपोर्ट्स एंड फाइंड इंसाइट्स एंड ऐड देम इन द कमेंट्स। हम सबको कमेंट सेक्शन से भी सीखने मिलेगा। और अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो शेयर करना। एक और पर्सनल अपडेट, मैं कुछ पर्सनल रीजन से 2-3 वीक्स अवेलेबल नहीं रहूँगा, तो मेरी जगह हमारी टीम से कुछ और लोग सैटरडेज को आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेकर आएंगे। उनको भी आप ऐसे ही सपोर्ट करना एंड अपना फीडबैक देते रहना। मैं हूँ शांतनु जैन, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब यम ब्रांड्स का हाईएस्ट ग्रोइंग ब्रांड टाको बेल क्या हो रहा है? अब यम ब्रांड्स का हाईएस्ट ग्रोइंग ब्रांड टाको बेल तो देवयानी के पास। इतना तो ये देवरानी टाइप वर्ड है ना, इतना बस आर लगा दो, ये देवयानी देवरानी हो जाए, मुंह से निकलता ही नहीं है ढंग से। जो भी एडिट कर रहा है गाली मत देना।